Hi guys and welcome back to another video of Economics on your Tips। भाई और बहनों, Economics on your Tips की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 की कहानी क्या थी, कैसे इसने कोटा सिस्टम को हटा दिया। 2001 के अंदर जब भारत मेंबर बना तब भारत ने अपने कोटा सिस्टम को इसकी वजह से हटा दिया गया। क्या पूरी कहानी है, आज इस बारे में अपन बात करेंगे। पर इसको पढ़ने से थोड़ा सा पहले अपन पढ़ लेते हैं कि 1991 के अंदर, जैसा मैंने कहा ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कहानी बिल्डअप चलाओ। हमने स्टार्ट करा कब? 1757 से। आजादी क्या अंग्रेज आए थे उससे पहले से शुरू करा था। आज अपन पहुंच गए 1991 में। इसकी कहानी 1995 की है, बंद कर दीजिए गेट को। इसकी कहानी 1995 की है, पर उससे पहले 1991 में जो हमने कांड करे, मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, उसके क्या फायदे आए, क्या डीमेरिट्स आए, उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो चलिए भाई लोगों, शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। हाँ चलो, साथ साथ में आप सभी का पहले तो बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद भाई साहब। हम जब शुरू करे थे तो हमने सोचा था कि 8000 बच्चों की जिंदगियां बदलनी है, उनके दिमाग के हर डाउट को सॉल्व करना है। पर जो ये मुकाम था ना, ये काफी ज्यादा धुंधला सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा नहीं रहा था कि ये पार हो जाएगा, पर आप लोगों की बदौलत अब ये मुकाम पार होने जा रहा है। हम बन चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर और वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। और हमारी जो नो डाउट आर्मी, जो 8000 बच्चों की आर्मी है, उसमें बच्चे जो है बहुत स्पीडली आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी लेना है सब्सक्रिप्शन तो अनअकैडमी पे जाइए, क्लास 12 सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें एंड हियर कम्स योर सब्सक्रिप्शन पोर्शन। गौरव जे का जैसे ही आप कोड लगाओगे वैसे ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ साथ में मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे, जो कि इंडिया के टॉप नॉच 8000 स्टूडेंट्स की हम बनाने जा रहे हैं। प्लस के साथ साथ आप लोग चाहें तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, जो कि है आइकॉनिक, जहां पर आपको अनअकैडमी प्लस के जितने भी बेनिफिट हैं उनके साथ साथ दो फायदे और मिलते हैं कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है और आपका पर्सनल टाइम टेबल वगैरह सब डिजाइन किया जाता है। जैसे ही आप कोड लगाओगे आप लोग नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अचीवमेंट। सबसे पहले फायदे देखते हैं, उसके बाद उसके नुकसान भी देख लेंगे। देखो, हमने बोला प्राइवेटाइजेशन कर दो, लिबरलाइजेशन कर दो, ग्लोबलाइजेशन कर दो। क्या होगा? बाहर के सब लोग यहां आ जाएंगे, यहां का सामान बाहर बिकने लग जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर जहां जाना चाहिए वहां चला जाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो यार आप सब जानते हो नहीं, मतलब कॉमर्स वाले ना, तो दिल के अंदर से एक बात पता है, किसी भी चीज के फायदे लिखने हो तो हम लोग क्या करते हैं, बोले किस चीज के? सर इंडियन इकोनॉमी के फायदे हैं। अब बताओ मत सर पॉलिसी कौन सी है। हम दो चार फायदे तो अपने आप लिख देते हैं। सर ग्रोथ हो गई है ना, सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, और इसी को दूसरे तरीके से हम बोले सर जीडीपी बढ़ गई, ठीक है। इसी ग्रोथ को ही अपन जीडीपी के फॉर्मेट में भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोग हमेशा से जानते हो और पेलते ही हो अपने आंसर में। तो ये तो आप पेलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 पॉइंट से तो आंसर बनेगा नहीं, आपको 6 से 7 पॉइंट चाहिए। तो यहां हम वो 6 से 7 पॉइंट लेकर आ जाते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं बेटा कि इसके अंदर जो डेटा है वो याद करना जरूरी नहीं है। हमारे जो प्लस वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं एक लैंग्वेज सिखाता हूं हमेशा, उनको एक बात बताता हूं कि बेटा आंसर जो होता है ना, उसमें जो आंसर है आपका, उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है तरीका जो जरूरी है, और उसके साथ दूसरा तरीका होता है जो कि आपके आंसर को अच्छा बनाता है। और सबसे बेस्ट तरीका जिससे पूरे नंबर मिलते हैं वो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी कि आपको आंसर 2 प्रकार से लिखने हैं। एक तो वो चीज लिखनी है जो कि जरूरी है, साथ साथ में वो चीज भी ऐड कर दो जो कि आपके आंसर में नंबर काटने नहीं देगी। मतलब वो होता ना कि सर 4 में से 3 मिल जाते हैं, वो जो 3 जो 1 नंबर कटा ना, वो कटने नहीं देता, वो होता है अच्छा वाला आंसर। तो ये जो डेटा है ये अपने आंसर को पूरे नंबर दिलाने में मदद करेगा। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो नंबर कहीं कटेंगे नहीं, पर हो सकता है आधा नंबर 1 नंबर कट जाए, ठीक है। सो ये डेटा आप लोगों के आंसर को बढ़िया बनाने के लिए है, दिखावटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, पर डेटा ध्यान रखें यही लिखे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो फायदा हुआ भाई, इतना सारा काम किया हमने, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया, बाहर से लोगों को लेकर आ गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो होना ही था हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर गई। 1991 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ
5.6% थी, वो 2015-16 तक आते आते 7.6% होगी। हालांकि अब वापस से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया क्योंकि हम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो वापस से 5 पॉइंट समथिंग के करीब आ चुकी है। ठीक है, तो पहला फायदा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा वो बहुत बड़े स्केल पर बढ़ गई। दूसरी चीज है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, उसके अंदर पैसा आने लगा। पैसा क्यों आने लगा, रीजन दे रखा मैंने यहां पर। हमेशा ध्यान रखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप रीजन दे दो, टीचर समझ जाएगा कि आप समझदार हो। यहां देखो मैंने रीजन दे दिया, क्या करा मैंने यहां पर रीजन दे दिया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बढ़ा, ड्यू टू रिलैक्सेशन इन टैरिफ एंड इंक्रीजिंग लिमिट ऑफ एफडीआई। अपन ने पढ़ा था एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% तक कर दिया था इक्विटी के अंदर। ठीक है, टैरिफ को, टैक्स को जो था वो सरकार ने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया था, ऑटोमेटिकली हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया और इतना बड़ा आया कि हम सोच भी नहीं पाए। 3,362 मिलियन डॉलर, जो कि 1990 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेक्स रिजर्व था, वो बढ़कर 25,186 मिलियन डॉलर चला गया 1995। मतलब 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि 8 गुने से भी ज्यादा, 8 गुना हम पकड़ के चलते हैं, 8 टाइम्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई साहब गोरे जो है ना भारत में आने को ललाहित बैठे थे। क्या बैठे थे, ललाहित बैठे थे, आए हाय आओ। ठीक है, जैसे मौका मिला फटाक से आ गए सारे। चलो आगे क्या हुआ बेटा, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1.5 गुना बढ़ गया। 100 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर तक हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन की रेट जो है वो कंट्रोल में आ गई महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ गई। महंगाई कंट्रोल में 2 वजह से आई। सबसे पहली वजह तो ये थी कि हमारे यहां बाहर के लोग आ गए तो कंपटीशन होने लग गया, कंपटीशन लग गया तो प्राइस कम हो गए। दूसरा था कि हमारे यहां पर कंज्यूमरिज्म बढ़ा। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, हम बनाएंगे और जैसा बनेगा तुम्हें खाना पड़ेगा, हम बनाएंगे जैसा बनेगा तुम्हें खाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, हम बनाएंगे, तुम्हें समझ में आता है तो खा लो और नहीं आता तो वो कहीं और जाके खा लेगा। यानी कि कंज्यूमर की इच्छा के हिसाब से काम होने लग गया। अब कंज्यूमर के पास चॉइस होने लग गई, और जब भी आपको चॉइस दे दी ना बेटा तो एक की जगह 4 माल खरीदोगे। एग्जाम्पल के तौर पे महिलाएं, जरा बुरा ना माने, सेल वर्ड सुनते कैसा अंदर से ऐसा लाल कलर का बैनर दिखता नहीं, अभी मैंने बोला सेल, तो आपको ऐसा बैनर दिखा होगा, लाल कलर का बैनर जिसपे सेल लिखा होगा, है ना। वो सेल देखते ही क्या होता है, भाई साहब एक कपड़ा लेना है, अंदर जाएंगे सस्ता मिल रहा था इसलिए 3 उठा लाए। जैसे ही कंज्यूमर की इच्छा वाला काम हुआ, वैसे ही कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कई गुना बूस्टअप मार गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपकी जैसे ही मार्केट में बाहर के लोग आने लग गए, आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो खत्म हो गई। 2 वजह से, एक तो डिमांड बूस्ट कर गई, सप्लाई तो बढ़ी पर उसके बाद डिमांड बहुत ज्यादा बूस्ट कर गई, साथ में कंपटीशन की वजह से खेल हो गया। तो 17% से 6.5% तक आपका इन्फ्लेशन रेट आ गई थी। अगला है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग। हमारी जो बोरोइंग थी, बाहर से जो हम पैसा लेके आते थे, 8.5% हमारी जीडीपी का था, जो कि गिर के 5% से भी कम हो गया। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप बोलोगे सर 2.5% का जो डिफरेंस है ना, नहीं 2.5% का डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलाऊं तो 1990 में, मान लो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 100 करोड़ की हमारी जीडीपी है, तो उसका 8.5% था, यानी कितना हो गया, 8.5 करोड़। 2001 हमारी जीडीपी बढ़ गई थी, मान लो 500 करोड़ हो गई, इसका 5%। तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस जो है आप लोगों को देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत कम, मतलब इकोनॉमी बहुत बड़ी हुई, उसके हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट जितना बड़ा होना चाहिए था उसके कंपैरेटिवली बहुत डाउन कर गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 करोड़ ले जाते तो मतलब 500 करोड़ अगर हमारी इकोनॉमी होती तो 40 करोड़ का लेना पड़ता हमें। ठीक है, जबकि अभी जो है हमें उससे कम लेना पड़ा है, 25 करोड़ का लेना पड़ा, मतलब 15 करोड़ का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आ गया है। आगे अगर अपन बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट था वो भी रिड्यूस हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा इनफ्लो था वो बढ़ गया, जो इनफ्लो था वो बढ़ गया क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। आउटफ्लो भी अच्छा रहा, इनफ्लो बढ़ा और आउटफ्लो भी बूस्ट कर गया क्योंकि हमारे यहां पर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस करा था। अगला है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए। हमने यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कटा दिया तो हमारे एक्सपोर्ट जो है बूस्ट अप कर गए, बहुत बड़ी स्केल पे बढ़ गए। तो अच्छी बात है, देखो यार कितनी बढ़िया पॉलिसी थी।
सब कुछ बढ़िया कर गए, पर भाई साहब हर ताले की चाबी अलग, हर सिक्के के पहलू दो होते हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं बना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार के साथ जीत और जीत के साथ हार चलती रहती है। उसी प्रकार से अगर किसी पॉलिसी के फायदे हैं तो उस पॉलिसी के नुकसान भी होते हैं। यहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो गिरने, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में नुकसान भी बहुत हुए। अब हर चीज के साथ नुकसान होते हैं। आज अगर रेलवे को प्राइवेट कर दिया जाए तो फायदा है, काम बढ़िया होगा, नुकसान भी है, एम्प्लॉयमेंट दिख रहा होगा। तो यहां पर हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे पहले नुकसान की अगर अपन बात करें तो पहला नुकसान है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा था। हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। पर जब 1991 की अपन ने जितनी भी पॉलिसी पढ़ी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों पॉलिसी के तहत कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात नहीं कही गई। तो हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, भूल गए हम कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे काम का है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर कभी पूरा ही नहीं हो पाया। पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं, नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। जब तक आप नाश्ता नहीं करोगे तो दिन का खाना नहीं खा पाओगे, दिन का खाना नहीं करोगे तो रात का खाना। एक सीक्वेंस चलता है, इस सीक्वेंस में रहोगे तो पेट भी सही रहेगा, आप भी सही रहोगे। बट अगर हमने सीक्वेंस ब्रेक किया तो आप कितना भी ज्यादा खा लो या कम खा लो, आपका पेट गड़बड़ी चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है उसका पेट भी 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। हमने पैसे के लालच के अंदर टर्शियरी सेक्टर पर काम करना शुरू कर दिया, प्राइमरी नाश्ता भी पूरा किया ही नहीं था, आधे नाश्ते में उठ गए थे। और वो सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं है। नेक्स्ट काम आता है जो कि आज जिस चीज से हम सभी गुजर रहे हैं, आप सभी के माँ बाप गुजर रहे होंगे, नहीं गुजर रहे तो अच्छी बात है, और अगर गुजर रहे हैं तो कोई नहीं, सभी गुजर रहे हैं, कि भाई सिक्योरिटी ऑफ जॉब जो थी ना वो खत्म हो गई। प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से 2, 4, 6 महीने की नौकरी लोगों को मिलने लगी, 6 महीने बाद नौकरी फिर टूट गई। और इसी वजह से जो बचे कुचे सेक्टर थे ना, उन बचे कुचे सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ गया। आज आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी यंगस्टर के बीच में। कोरोना आने से पहले की बात करो, बहुत ज्यादा प्रचलित थी। कोई कुछ भी पढ़ा हो, भाई साहब गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल था। उसकी वजह ये थी कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों की गलती है, गलती ये थी कि इनके जब माँ बाप थे, मतलब हमारे जो माँ बाप थे, उनके समय में गवर्नमेंट जॉब की अवेलेबिलिटी थी। बट 1991 की पॉलिसी के बाद मेजरली सेक्टर जो था वो प्राइवेट में चला गया। अब भाई गवर्नमेंट जॉब तो कम हो गई पर लेने वाले बढ़ गए। तो इसलिए हमें दिखता है कि बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। नेक्स्ट काम है कि हमारी जो इतनी भी छोटे छोटे इंडस्ट्री थी ना, जो हार्ट ऑफ द कंट्री थी, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बोला जाता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से देश चलता है। मजदूर वर्ग भारत का ऐसा वर्ग है जो कि देश को चलाता है, बिजनेसमैन देश को नहीं चलाता, मजदूर देश को चलाता है। बिजनेसमैन सिर्फ डिसीजन लेता है, वो डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन करना, जॉब क्रिएट करना, वो काम एक मजदूर का होता है। तो यहां पर जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो खत्म होने लग गई। हमारे यहां पर भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीजें बनती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। सारी चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई। वड़ा पाव को रिप्लेस कर दिया गया, मैकडी का मैकपफ बना दिया गया, आलू टिक्की बर्गर बना दिया गया। जो नॉर्मल हमारे रोटियां थी उसका डुप्लीकेट पिज्जा आ गया, ठीक है। जो सेवइयां थी उनका डुप्लीकेट चाउमीन आ गई। क्या हुआ, ये धीरे, जो पकोड़े थे उनका डुप्लीकेट मोमोज आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ना वो खत्म होने लग गई, और छोटे छोटे जो धंधे थे ना जो कि कोर ऑफ द कंट्री में बसे हुए थे वो सब खत्म हो गए। लोग बड़े सेक्टर की तरफ जाने लग गए, लोग जानकर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सेवई की मार्केटिंग आपने कहीं होती नहीं देखी होगी, चाउमीन की मार्केटिंग होते हुए आप लोगों ने देखी होगी। क्यों? क्योंकि जो बंदा सेवई बनाता है उसके पास इतना मार्केट नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उसके पास इतनी मार्केटिंग टेक्निक नहीं है कि वो उस चीज को प्रमोट करे। उसको प्रमोट कैसे करेगा, वो कर ही नहीं सकता उस चीज को प्रमोट। प्रमोट किस चीज को किया जा रहा है, प्रमोट उस चीज को किया जा रहा है जो कि बड़ा हो, जो कि पैसे फेंक सकता है। और इस वजह से हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है ना वो धीरे धीरे खत्म हो गई, और बड़ी इंडस्ट्री जो थी, जो कि पैसा लगाने में इंटरेस्टेड थी, जो एमएनसीज थी, वो इंडिया में आके राज करने लग गई। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमारी डेवलप हो गई, जो गांव थे वो गांव के गांव रह गए। अच्छी बात है, ये डिमेरिट नहीं है, अच्छी बात है, गांव के गांव रह गए, बड़ी अच्छी बात है। आज आप गांव में जाइए, क्या हवा है, मजे आ जाते, तेसड़ा पड़ जावे गांव में जाने के बाद,
ठीक है, सुबह सुबह उठो, खाट पे पड़े पड़े, ओए होए होए, है ना, क्या मस्त ज़िंदगी है ना, उठो भाई, दूध पियो, ठीक है, और रोटी खाओ, मतलब लाइफ इज़ अ लाइफ, मतलब चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहे, ऐसी ज़िंदगी, ठीक है। अब तो वो भी ख़त्म हो रहा है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई साहब गांव जो है उनको भी काट कूट के उनमें भी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। मेरे को समझ में नहीं आता आजकल लोग गांव काट के, खेत काट के बिल्डिंग बना रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं, बेटा खाएगा कहाँ पर, क्या बिल्डिंग खाएगा, सीमेंट खाएगा, मिट्टी खाएगा, क्या खाएगा, ठीक है। आज हमारे आसपास, मैं तो बहुत छोटा शहर है, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे शहर में ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब हमारे शहर में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो ये सब काम 10 साल पहले हो चुके हैं। मतलब हमारे जो आसपास के जितने भी गांव थे उनमें से 50% गांव जो है वो खत्म हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं भाई साहब? वहाँ लोगों ने काट के 1 बीघा खेत है, काट हटा, उस 1 बीघा पे भाई साहब 50-100 लोगों के रहने का, 200 लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, 3 बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, वहाँ पे सब काम हो रहा है, खराब हो गया मामला, ठीक है। अगला काम है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के फेवर में नहीं रही, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट किया, बहुत मोटा पैसा चाहिए था, तो वो मोटा पैसा बाहर के लोग आए, उन्होंने लगा दिया, हमारे यहाँ का व्यक्ति वैसा का वैसा रह गया, अनबैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ रह गई। वही कहानी, नाश्ता पूरा नहीं कर पाए बेटा, आप खाने की तरफ चले गए, क्या होगा? इकोनॉमी का बैलेंस खत्म होने लग गया, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कंज्यूमरिज्म का मतलब कि जब कंज्यूमर की इच्छा अनुसार काम होता है तो ऑटोमेटिकली नुकसान वाला काम हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम खाने के लिए नहीं जी रहे, अब हम इच्छाओं के पीछे जी रहे हैं। हमारी आवश्यकता क्या है? आज हम कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको जिंदगी जीनी है, 50,000 रुपये महीना तो उसको कमाना पड़ेगा, इतना तो मिनिमम टू मिनिमम, मतलब नॉर्मल से व्यक्ति को भी 50,000 रुपये महीना कमाना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी जीवनचर्या चला सकता है। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि चीज महंगी हो गई, इसलिए है क्योंकि आपकी बेसिक कमोडिटी की जो बास्केट है वो बढ़ गई है। आज हमारा बेसिक कमोडिटी के अंदर ये भी आ जाता है बेटा, दिस इज ऑल्सो बेसिक कमोडिटी। 6 महीने में 15,000 रुपये लगते ही लगते हैं, यानी कि अगर मैं ऑन एक एवरेज निकालूं, ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपये, ये तो मैं सबसे हल्का फोन बता रहा हूँ जो हम चलाते हैं, 2,500 से 3,000 रुपये की एक नई चीज आ गई जो कि आप लोगों के एक्सपेंडिचर के अंदर आ चुकी है। दिस इज द बेसिक कमोडिटी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा जो कंज्यूमर का जो बास्केट है वो बूस्टअप कर गया, और जैसे ही कंज्यूमर की सुनने लग जाओगे ना बेटा, जैसे ही कंज्यूमर की सुनने लग जाओगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली मार्केट में फोकट की डिमांड जनरेट होने लग जाएगी। ये वही बात है ना कि चीज कुछ नहीं है पर यूज करने में जाता क्या है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फायदे और नुकसान। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी चीज के, जिसको हम कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कहानी कुछ अलग है। 1995 के अंदर इसको WTO का नाम दिया गया। इससे पहले इसको गेट बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसका काम क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी 2 देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार के ऊपर WTO ध्यान रखता है कि किसी को भी कोई गलत तरीके से काम नहीं हो, किसी भी देश के साथ कोई धोखा ना हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टैरिफ को भी न्यूट्रलाइज करता है। इसने अपनी खुद की कमोडिटी बना रखी है, वो कमोडिटी है देश। इसने बहुत सारे देश अपने अंदर ले रखे हैं जो कि 23 से स्टार्ट हुए थे और आज 164 हो चुके हैं। 23 कंट्री से यहां पर स्टार्ट किया था इन्होंने और आज 164 कंट्री हैं जो भी इसके मेंबर हैं वो 0% कोटा सिस्टम रखते हैं और उसको पालन करना पड़ता है कि मतलब कोई भी आपका कोटा सिस्टम नहीं, आप कितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। टैरिफ को भी बहुत न्यूट्रलाइज करती है। इसका मानना यह है कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक इकलौता मार्केट बना दो जहां कोई भी किसी प्रकार का सामान मंगा सकता है, बेच सकता है। टैरिफ को खत्म कर दो, ठीक है। तो ये WTO का नाम अब पड़ा है, पहले इसको गेट बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 में स्टार्ट किया गया था। 23 कंट्री थी। इसका काम है कि प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। समझ में आ गया? आगे समझो। WTO 1 जनवरी, तारीख याद रखना काम आती है, 1 जनवरी 1995 में बना था। मैंने बोला था ना क्या लिखने वाला आंसर दिखाने वाला, तो ये 1995 लिख दोगे, चलो ठीक है। 1 जनवरी 1995, और यार बंदे में दिमाग तो है, ठीक है। So WTO was a body incorporated for the purpose of making the whole world a village wherein goods and services can flow without any undue barrier, कि आप आराम से जो है goods and services आगे पीछे जा सकें, व्यापार
हो सके। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अंदर अभी जो कंट्रीज हैं वो है 164 और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है जो कि ध्यान रखती हैं कि क्या कहानी है नहीं है। अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है रोबर्टो एज़वेडो। भाई साहब नाम खतरनाक, हमारे यहाँ देखो रामू शामू मामू कामू ऐसे छोटे से, देखो रोबर्टो एज़वेडो अजीब सा नाम है। ठीक है, ब्राजील के हैं जो कि 1 सितंबर 2013 से बदल गए शायद। ठीक है, अगर अपन बात करें एक फंक्शन WTO के क्या काम करता है तो सिंपल है। WTO क्या है? व्यापार का काम करता है। वो खुद व्यापार नहीं करता पर व्यापार सही चले इसका ध्यान रखता है, पुलिस वाला है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड पे ध्यान रखता है। पैसे की आवश्यकता पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेड में, 2-3 महीने का लोन लेना पड़ता है तो मिल जाता है। ठीक है, जितने भी टैरिफ बैरियर है उनको हटाने का प्रयास करता है। ध्यान रखता है आपका जो वॉचडॉग का मतलब वॉचमैन की तरह काम करता है। ये देखता है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई किसी प्रकार का अनड्यू फायदा जो है ना उठा ले। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो यहां पर आके अपनी बात कह सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं और पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ पर। तो ये आपका WTO है जो कि हमने यहां पर समाप्त करवा दिया। अच्छा, जाने से पहले बेटा अगर आप लोग 12वीं कक्षा के अंदर हैं और मुझसे या फिर हमारी जो पूरी टीम है जो कि इंडिया के सबसे बड़े मतलब महंगे से महंगे एजुकेटर्स को हम यहां पर लेकर आते हैं। यहां पर आपको कक्षा 11वीं 12वीं फाउंडेशन इंटरमीडिएट सारी चीजें कराई जाती है जो कि कॉमर्स के बच्चे के लिए है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी यहां पर हम लोगों ने अवेलेबल करा रखा है। तो जिन भी बच्चों को यहां आना है और लाइव क्लासेस देखनी है बेटा तो वो लोग ले सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है एक मिनिमम प्राइस के अंदर। जैसे ही आप कोड लगाते हो मेरा 10% ऑफ आपको मिलेगा, साथ में मेरी नो डाउट आर्मी में आ जाओगे। नो डाउट आर्मी इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्स आर्मी हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर 8000 ऐसे बच्चे ले हैं जिनके लाइफ टाइम हमको जब भी कोई उनको दिक्कत होगी तो हम उनको क्लियर कराएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम बूस्ट अप करेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। CBSE क्लास 12th पे जाइए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले यूजिंग कोड गौरव जे। कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई और कोड लगाओगे 10% ऑफ सबसे मिलता है, मेरे से ही मिलेगा। पर नो डाउट आर्मी में आप तभी आ पाओगे जब आप इस कोड को यूज करेंगे। यहां आपको मिलता है लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से। लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, पूरे से पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है कोर्स पूरा। PDF फॉर्मेट्स में नोट्स मिलते हैं। साथ साथ में अगर आप इसका आइकॉनिक वर्जन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटर और इंडिविजुअल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, कोड आपको ध्यान रखना है गौरव जे। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उन लोगों के लिए गौरव जे का कोड लगा सकते हैं। जो लोग फ्री में आना चाहते हैं, फ्री में देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेटा यहां पर अवेलेबल है मोर देन 20,000 लाइव फ्री क्लासेस बाय 1200 प्लस एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। ठीक है, इसको पाने के लिए भी आप क्लास 12 सिलेक्ट करें, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, फ्री कोड यूज करना है आपको गौरव जे का। और हमारी पहली क्लास देखनी, जैसे आप मेरी पहली क्लास देखते हो फ्री वाली, इसको हम स्पेशल क्लास कहते हैं, आपके सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। गौरव जे का कोड लगाना है, गौरव जे का कोड लगाते ही सारा कंटेंट आपका अनलॉक हो जाएगा, आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। आपसे मिलेंगे भाई लोगों अगली वीडियो के साथ। अभी मुझे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरी प्लस क्लास का टाइम हो चुका है। आई नीड टू गो फॉर द अनअकैडमी प्लस क्लास जो कि मुझे लेनी है अब से 1 मिनट बाद। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।